डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। गाइस जब भी कोई एक्ट बनता है तो उस एक्ट के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं कि उस एक्ट को क्यों इंप्लीमेंट किया गया। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया, हमारी गवर्नमेंट ने हमारी सेफ्टीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि अगर रॉबरी होगी तो ये सेक्शन इंपोज कर देंगे, अगर मर्डर हुआ तो ये सेक्शन इंपोज कर देंगे। उसी तरीके से ये रियलाइज हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस की सेफ्टीज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जहां डाला गया उसको नाम दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of September 1872 कि ये एक्ट कब इन्फोर्समेंट में आया, 1st of September 1872 को। एंड दिस एक्ट अप्लाई होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कोई भी एक्ट जे.एंड.के पे एप्लीकेबल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेक्शन 370। सेक्शन 370 जो है वो जे.एंड.के को स्पेशल प्रिविलेज देता था कि भैया कोई भी एक्ट वो चाहे तो अडॉप्ट कर सकते थे, कोई भी एक्ट वो चाहे तो इग्नोर कर सकते थे, और वहां की गवर्नमेंट ने इस एक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। बट नाउ जैसे ही सेक्शन 370 हट गया है तो कोई भी एक्ट अब जे.एंड.के पे भी एप्लीकेबल होगा। Now we discuss that Contract Act applies whole of India including Jammu and Kashmir. Next अपन बात करेंगे, there are two types of right in Contract Act. The first one is rights in personam and the second one is rights in rem. अगर हम बात करें rights in personam की, हिंदी में व्यक्ति लक्ष्य अधिकार, तो rights against a particular person is called right in personam. एक बंदे को दूसरे पर्टिकुलर बंदे के जो अगेंस्ट राइट्स मिलते हैं उसे हम कहेंगे राइट्स इन पर्सनम। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से एग्रीमेंट किया कि मैं मार्केट उसे 10 रुपए में बेचूंगा, उसने कहा ठीक है मैं 10 रुपए में खरीद लूंगा। अगर अब मैं मार्केट उसको ना बेच पाऊं तो वो किसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा, वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल करेगा। अगर वो ना खरीदे तो मैं किसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, उसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा। क्या मैं पूरे वर्ल्ड में किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूं, क्या वो पूरे वर्ल्ड में किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? आपका आंसर होगा नो। इट मींस एक पर्टिकुलर पर्सन को दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जो राइट्स मिलते हैं वो राइट्स इन पर्सनम। एंड द सेकंड वन इज राइट्स इन रेम, जिसे हम कहेंगे लोक लक्ष्य अधिकार। एक बंदे को पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जो राइट्स मिलते हैं उसे हम कहेंगे राइट्स इन रेम, लोक लक्ष्य अधिकार। अगर हम इसी एग्जांपल को आगे कैरी ऑन करें, जैसे मैंने मार्कर उस बंदे से खरीद लिया, मैंने उसको पे किया और मैंने उसे खरीद लिया। अब मैं इस मार्कर का जैसे चाहे यूज कर सकता हूं, मैं इससे लिख सकता हूं, मैं इसको डोनेट कर सकता हूं, मैं इसको तोड़ सकता हूं, मैं अपना सर खुजा सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं। अगर पूरे वर्ल्ड में मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे इसको यूज करने से, देन मैं क्या कर सकता हूं, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता हूं। इट मींस राइट्स अगेंस्ट होल ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड राइट्स इन रेम, and contract give rise to right in personam and completely avoid rights in rem. It means contract act में जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे, rights in personam की। rights in rem की जो स्टडी की जाएगी वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में की जाएगी। तो नाउ कुछ डेफिनेशंस जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहली डेफिनेशन आएगी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? हिंदी में अगर कहें अनुबंध, ठहराव या संविदा, ये तीनों इसी के नाम है, अनुबंध, ठहराव, संविदा। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इट मींस कानून द्वारा परिवर्तनीय एक समझौता अनुबंध कहलाता है। तो जी क्या लिखा, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो वही एग्रीमेंट जिनके ऊपर आप कोर्ट में जाके एक्शन ले सको, हाँ जी मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, जिसके अगेंस्ट आप कोर्ट में खड़े हो सको, वो सारे क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इसमें एक डेफिनेशन आती है, वो आती है एग्रीमेंट। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो बुकिश लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर कॉल्ड एग्रीमेंट। वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो समझौता कहलाता है। लेकिन अगर इन इक्वेशन की बात करें तो एग्रीमेंट मींस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी भी बंदे के सामने प्रपोजल डालें और वो उस पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, मैं कहूं भैया ये 10 रुपए में तेरे को खरीदना है, खरीदोगे क्या, वो कहे हाँ, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। और कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसके लिए आप कोर्ट में एक्शन ले सको, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है
वो आती है प्रॉमिस की। प्रॉमिस हिंदी में कहा जाएगा वचन। प्रॉमिस मींस प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब एक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वो वचन बन जाता है। अब आप कहोगे जी अभी तो हमने पढ़ा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, और अब हम बोल रहे हैं प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं बात करूं ए ने बी को कोई प्रपोजल दिया और बी ने उस पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, इज इक्वल्स टू क्या बन गया अपना? एग्रीमेंट बन गया। अगर इसको हम कलेक्टिवली बोले दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। इट मींस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। बट एक प्रॉमिस अब ए ने किया है और एक प्रॉमिस बी ने किया है। इट मींस इंडिविजुअली अगर इसे देखें तो ये होंगे प्रॉमिस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस बाय वन साइड ऑफ ए एंड द अदर साइड ऑफ बी, एंड कलेक्टिवली अगर इसे हम कहें दैट इज एग्रीमेंट। तो ये डिफरेंसेस था प्रॉमिस का और एग्रीमेंट का। अब हम बात करेंगे एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है ना तो उसमें कौन-कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, या इन अदर वर्ड आप जो हम डिस्कस करने जाएंगे अगर उनमें से किसी एक की भी एब्सेंस हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और सिर्फ क्या बन के रह जाएगा? एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। देन अपन डिस्कस करते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहला होगा एटलीस्ट टू पार्टीज। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसमें कम से कम कितनी पार्टीज होगी? दो पार्टीज होगी। क्या कोई बंदा खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? क्या मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? एटलीस्ट टू पार्टीज। सेकंड ऑप्शन अगर हम इसकी बात करें एसेंशियल एलिमेंट की, वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या किया जाएगा? वन साइड से प्रपोजल किया जाएगा और दूसरी पार्टी से क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, तब जाके वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। तो सेकंड एलिमेंट प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस दैट इज एग्रीमेंट। थर्ड जो एलिमेंट है वो है अपना बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो दोनों पार्टीज के माइंड में एक बात होनी चाहिए कि जैसे ही अपन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है अपने कुछ राइट्स क्रिएट होंगे, अपनी कुछ लायबिलिटीज क्रिएट होंगी। ये नहीं कि अपन सिर्फ अपने एज अ प्लेजर कोई एग्रीमेंट बना ले। जैसे अपन कोई एग्रीमेंट और कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो अपनी कुछ लायबिलिटीज क्रिएट होंगी, अपने कुछ राइट्स क्रिएट होंगे। इसके ऊपर एक केस लो होगा, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। इस केस में क्या हुआ? मिस्टर बाल्फोर थे जो श्रीलंका में रहते थे, अपनी वाइफ के साथ इंग्लैंड घूमने के लिए गए। वहां पे वाइफ होगी बीमार, वाइफ को वहीं छोड़ दिया और ये कमिटमेंट किया कि वो उसे $30 $40 या एज ए विश जो भी वो देना चाहे कि मैं आपको हर महीने इतना अमाउंट भेज दूंगा। ठीक है, वो बोल के चले गए। आफ्टर 7 मंथ्स उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। मिसेस बाल्फोर ने कहा किसी मेरे को कमिटमेंट किया गया था, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरे को पैसा दिया जाए। मिस्टर बाल्फोर ने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा। मिसेस बाल्फोर से लिखी कोर्ट में, क्या कोर्ट पैसा दिलवाएगा? तो इस चीज को एग्जामिन करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका इंटेंशन कैसा था। क्या उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना था? उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना नहीं था। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मिसेस बाल्फोर को पैसा नहीं मिलेगा। इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। केस लो का नाम था कलई हल्दर वर्सेस शेख मोहम्मद। केस लो है कलई हल्दर वर्सेस शेख मोहम्मद। इस केस लो में क्या हुआ? एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया, बोला भाई आ जा डिनर के लिए। उसने कहा हाँ डिनर के लिए आ रहा हूँ। शाम को जब उस फ्रेंड के घर पहुंचा तो देखा वहां तो ताला लगा हुआ है। काफी देर वेट किया, अब वाइफ के साथ था तो रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। रेस्टोरेंट में खाना खाया, सपोज उसके लग गए 500 रुपए। अब गाड़ी लेके गए तो गाड़ी में फ्यूल भी लगेगा, 700 रुपए का सपोज लग गया फ्यूल, टोटल रुपए हो गए 1200। नेक्स्ट डे जब वो फ्रेंड मिला उसको पकड़ा, भाई 1200 रुपए दे। फ्रेंड बोला मैं क्यों दूं? बोला यार तेरी वजह से लगे हैं 1200 रुपए, तेरे को देना पड़ेगा। बोला मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। अब वो दूसरा फ्रेंड चला गया कोर्ट में, क्या कोर्ट पैसा दिलाएगा? तो इससे पहले हमें एग्जामिन करना पड़ेगा उनका इंटेंशन कैसा था। क्या उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना था? उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना नहीं था। अब गाइस हमें पता कैसे लगेगा कि इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना था या नहीं था? तो जितने भी कॉमर्शियल नेचर के जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना था।
और जितने भी डोमेस्टिक नेचर के, जितने भी सोशल नेचर के, जितने भी फ्रेंडलीस्ट नेचर के, जितने भी रिलीजियस नेचर के एग्रीमेंट्स होंगे, उनमें पार्टीज का इंटेंशन बनाना, उनमें पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाना नहीं होता। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे एलिमेंट की, फोर्थ एलिमेंट की, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वैधानिक उद्देश्य, कि जब भी कोई एग्रीमेंट या जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तो उसका इंटेंशन, उसका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, लॉफुल होगा। अगर उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है देन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब लॉफुल क्या है, अनलॉफुल क्या है, हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सपोज मैंने किसी के साथ मारने पीटने का एग्रीमेंट बनाया, मैंने किसी के साथ चोरी का एग्रीमेंट बनाया, तो ये सारा वैलिड नहीं होगा। जब भी कोई एग्रीमेंट बनाया जाएगा, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉफुल कंसीडरेशन की, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए। अब नेक्स्ट गाइस जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कहता है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसमें कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल। एंड कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, किसी बदले में जो मिलता है ना वो कंसीडरेशन है। अब मोस्टली अपन बात करेंगे तो बदले में क्या मिलता है, पैसा। अब पैसे का कैसे पता लगे कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर आपको जज करना है कि कंसीडरेशन कैसा है देन आप ऑब्जेक्ट पे चले जाओ। ऑब्जेक्ट आर लॉफुल देन कंसीडरेशन आल्सो बी लॉफुल, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल देन कंसीडरेशन आल्सो बी अनलॉफुल। तो अगर आपको जज कर रहा है कि कंसीडरेशन कैसा है तो आप कहां जाओगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर चले जाओगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है देन कंसीडरेशन लॉफुल, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल देन कंसीडरेशन आल्सो बी अनलॉफुल। तो गाइस ये थे अपने एसेंशियल एलिमेंट्स जो अभी तक 3 ही कंप्लीट हो पाए हैं। नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उनकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।